हेलो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटेलिजेंट एरा पे। तो जैसा है कि आप लोगों को पता है कि भैया एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा था। इससे पहले मैंने बुक 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जैसे कि आप ऊपर देख पाए होंगे, ये मैंने इस पे वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग ज़रूर जाके उन वीडियो को ज़रूर चेक करना। और जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो देख ली है, तो अब हम सेकंड बुक की बात कर रहे हैं। तो सेकंड बुक जो है वो आप लोगों की एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 3 से 4 चैप्टर हमेशा देखे जाते हैं कि वो एमसीक्यूज़ में आते ही आते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यूज़ की। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर या बुक सेकंड में। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि चैप्टर 9 और 10 को मैंने एक साथ लिया है, किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स और तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स को। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिया हुआ है, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, ग्लास ऑफ 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो द आंसर इज 2 × 10⁸। ये क्वेश्चन आपको टिक मार्क के अलावा एक नॉर्मल 1 नंबर में भी पूछ सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है कि V = C/N फॉर्मूला होता है, बस ये को आपको यही लगाना है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल पता ही है, 3 × 10⁸ दी भी है, N 1.5 है। जब सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो बहुत ईजी था इसका, इस तरीके से आप इसका ये आंसर डायरेक्ट लगा दोगे। नेक्स्ट है कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में। संदर्भ मीन्स यहाँ पे रिलेटिव भी कह सकते हैं और सापेक्ष भी, क्रमशः इतने इतने हैं। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष होगा, मीन्स आपसे बोल रहा है कि कांच और जल के अपवर्तनांक आपको गिवन कर रखा है, किसके रिस्पेक्ट में, वायु के रिस्पेक्ट में, ग्लास और वाटर का। तो अब कह रहे हैं कि आपको कांच का अपवर्तनांक बताना है जल के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या है, तो देखो आंसर तो आपका 9/8 है, लेकिन कैसे आएगा, ये आपका 1 नंबर में भी आ सकता है और कभी कभी 2 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखो गिवन क्या है, आपको गिवन है ANG। सॉरी, ANG का मतलब होता है ग्लास, यानी कि कांच का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, ए मीन्स एयर के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही आपको वाटर का, यानी कि W मीन्स जल, ठीक है, यहाँ पे वाटर, उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, वायु के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना इसको लिखने का ढंग मैंने बता रखा है अपनी पहली वीडियो में, जब मैंने PYQ सॉल्व कराए थे। ठीक है, कि इनको कैसे पढ़ते हैं, या मैंने जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराया है इंपॉर्टेंट, उसमें ही बता रखा है कि यहाँ पे वो चीज़ है जिसका अपवर्तनांक लिखना है, और यहाँ वो चीज़ आती है जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है आपको बताना है किसके रिस्पेक्ट में, आपको ग्लास का बताना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसलिए अब आपको ग्लास का बताना है, तो N आएगा इधर, तो G इधर आएगा, और किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए WNG लिखेंगे। तो WNG हो गया। अब WNG लिख तो दिया, तो कोई टेंशन नहीं है, जो नीचे चीज़ होती है उसको अपॉन में लिखो, जो ऊपर चीज़ होती है उसको ऊपर लिख दो। तो देखो इन दोनों की वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 9/8 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा रखा है, ताकि किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो इतने डायोप्टर है, तो व्हाट इट्स फोकस लेंथ, तो इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी आपको कैसे करना है बता देता हूँ मैं। सिंपल सी चीज़ है, पावर का फॉर्मूला होता है 100/F। ठीक है, और ये मीटर में होगी, ध्यान रखना, मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में होगी, सॉरी, ठीक है, सेंटीमीटर में होगी अगर ऊपर 100 लगाया है। तो बस अब आपको पावर इतनी दी हुई है, और ये आपका 100 है, ये F है, कट जाएगा कितनी बार, 50 बार, तो F = 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई चीज़। तो इस तरीके से आपको, वो जरूरी नहीं कोई भी क्षमता दे सकता है, आप क्लियर फोकस दूरी निकाल लोगे। इसके बाद 2 लेंस की क्षमताएं इतनी इतनी है, संपर्क में रखे हैं, तो उनकी फोकस दूरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पावर ऑफ 2 लेंसेज आर इतने इतने डायोप्टर, इफ दे आर कंबाइंड देन व्हाट इज द फोकस लेंथ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, उनकी पहले जो भी टोटल आपको पावर दी है वो निकाल लेनी है, P1 + P2 करके, और इसको अपने साइन के साथ ही ऐड कर देना है, कुछ इस तरीके से। जब करोगे तो आंसर आएगा 2 डायोप्टर। ये पावर आ गई टोटल। अभी मैंने बताया फोकस लेंथ निकालनी है, तो आप क्या करोगे, P = 100/F का फॉर्मूला लगा दो बस सेंटीमीटर में। तो आपको यहाँ पे P कितना दिया हुआ है, 2 है, और अभी तो हुआ ही ऊपर। ठीक है, F कितनी बार जाएगा, 50 बार, तो F = 50 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करने होंगे, ठीक है, मैंने ये भी बता दिया आपको। फिर कह रहे हैं स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु यानी कि फॉर ए हेल्दी आई द फार पॉइंट इज, तो अनंत होता है हमेशा, इन्फिनिटी पे होता है, ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यूज्ड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, तो अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। ऐसे ही सेम यही क्वेश्चन दूरदृष्टि के लिए भी आ सकता है अगला, जिसको हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है, सेम यही है, बस निकट की जगह दूरदृष्टि दोष मैंने कर दिया है। अगला है निम्न में से कौन सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, तो आप यहाँ पे लेजर पे आंसर लगाएंगे। लेजर सबसे बढ़िया मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होता है, ठीक है। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं, यह घटना है, तो व्यतिकरण है यानी कि इंटरफेरेंस है, ठीक है। आपको साबुन के जो बुलबुले कलरफुल दिखाई देते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं इसमें हम क्या कहते हैं, वो भी लिख के आ सकते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो ऐसा नहीं होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं है, ध्यान रखना, यह व्यतिकरण के कारण होता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आकाश का नीला रंग होता है, तो वहाँ पे आप प्रकाश का व्यतिकरण नहीं लिखेंगे, वहाँ आप क्या लिखेंगे, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है, यानी कि ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट वेव आर प्रूव्ड ध्रुवण द्वारा, यानी कि पोलराइजेशन से उससे पता चलता है कि ये प्रकाश जो है अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। प्रकाश के ध्रुवण में ब्रूस्टर का नियम, तो ब्रूस्टर का जो नियम है वो नॉर्मली देखो इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, या अगर मैं इसको इधर की तरफ ले आऊँगा तो ये 1/10 हो जाएगा, ध्यान से देखो, n इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और 1/10 जो होता है वो क्या होता है, कॉट होता है, तो n कॉट IP बराबर 1, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर नंबर 9 और 10 के क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के MCQs टाइप के, जो मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर तैयार करके जाना। चैप्टर 11 में कोई भी ऐसा MCQs वाला क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, 1 मार्क्स में इसमें क्वेश्चन आ सकता है, डेविसन जर्मर प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है, ठीक है, डेविसन जर्मन प्रयोग से, तो आप लिख देना डुअल नेचर की, मैटर के डुअल नेचर की लिख देना, समझिए। तो MCQs में तो इसमें से कोई नहीं आएगा। अब हम चैप्टर 12 में पढ़ते हैं, परमाणु पे जो एटम है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की निम्नतम कक्षा की त्रिज्या R है, तो इसकी दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। द बोहर रेडियस ऑफ ग्राउंडेड ऑर्बिट इज स्मॉल r, सो द सेकेंड बोहर ऑर्बिट रेडियस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 4r। कैसे होगा, हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो कुछ इस तरीके से क्या होती है, बढ़ रही होती है बोहर रेडियस, यानी कि n² के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब आपको अगर पहली रेडियस की मैं बात करूं, वो आपको r गिवन है, तो दूसरी रेडियस के लिए आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर कर दोगे, जो कि 4 हो जाएगा, तो इसलिए 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही तीसरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो 9 गुनी हो जाएगी, तो ये चलता रहेगा स्क्वायर के रूप में। बोहर की प्रथम 3 कक्षाओं का अनुपात, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा जो भी मैंने बताया, ठीक है। आपको तो पता है कि आप जो त्रिज्या होती हैं वो n² के रूप में होती हैं, ऐसे करके दिखाता हूँ मैं, इधर देखो, ठीक है, त्रिज्या जो होती है वो n² के रूप में होती है। तो अगर मैं पहली कक्षा के लिए बात कर रहा हूँ तो इसका स्क्वायर करूँगा 1 ही आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ दूसरी कक्षा की तो उसका मैं स्क्वायर करूँगा, सॉरी यहाँ पे मुझे n लिखना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ तीसरी कक्षा की तो मैं इसमें रखूँगा, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया 9 आ जाएगा। तो तीनों का जो अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1:4:9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में पड़ती है, इन विच रीजन लाइमन सीरीज इज रीच, ठीक है, यहाँ पे पड़ती है वो मैंने रीच लिखा है, तो आप थोड़ा देख लेना। पराबैंगनी यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रीजन जो है वो इसका आंसर है। इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है वो, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रीजन में सीरीज आती है, तो आप क्या लिख देंगे, लाइमन सीरीज, ठीक है, ढंग से इनको समझना है। ऐसी बामर के लिए पूछ सकता है तो उसका दृश्य हो गया विजिबल, बामर के लिए विजिबल, और उसके बाद जितनी भी है याद रख लो उसमें अवरक्त आएगा हमेशा, इंफ्रारेड अवरक्त। क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। अब चैप्टर नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियस इजी चैप्टर है, एक इसमें से भी आएगी चीज़। निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होते हैं, इन विच ऑफ दिस इज एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो आपको याद रखना है, ठीक है, आप ये क्वेश्चन याद रख लो बस कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या क्या निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो एक अल्फा कण निकलता है, एक बीटा कण निकलता है, एक गामा किरण निकलती है, और साथ साथ पॉजिट्रॉन भी निकलता है, ठीक है। मोस्टली तो हम ये 3 ही पढ़ते हैं, पॉजिट्रॉन भी पढ़ता है, तो मैं इसलिए लिखवा दिया क्योंकि कभी कभी बच्चे पॉजिट्रॉन पे ट्रिक लगा देंगे। मतलब क्वेश्चन आएगा आपको पूछेगा निम्न में से कौन नहीं निकलता है रेडियो एक्टिव पदार्थ से, अब वहाँ पॉजिट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको प्रोटॉन पे निशान लगा के आना है, लेकिन बच्चे पॉजिट्रॉन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पढ़ते तो वो मोस्टली ये 3 ही है, इसलिए पॉजिट्रॉन भी निकलते हैं, ध्यान रखना।
फिर बीटा किरणें हैं, बीटा रेज आर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे टिक लगा देना। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन मैंने लिखे हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है। तो एक्स किरणें नहीं कर सकता क्योंकि एक्स किरणें विद्युत उदासीन होती हैं। न्यूट्रॉन को भी नहीं कर सकता, वो भी उदासीन होते हैं। अल्फा कणों पे आवेश होता है तो उसको कर सकता है, तो मैंने टिक लगा दिया। गामा किरणों को भी नहीं करेगा क्योंकि ये भी उदासीन होते हैं, तो अल्फा कण यहाँ पे आंसर है। ध्यान रखना, एक्स किरण, न्यूट्रॉन और गामा किरणें ये उदासीन होती हैं, तो इनको कभी हमारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित नहीं कर पाएगा। केवल अल्फा कण पे आवेश होता है उसे कर पाएगा, और अगर बीटा कण ऑप्शन में है तो बीटा कण को भी कर देगा। फिर युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ गामा फोटोन फॉर द पेयर प्रोडक्शन, तो आपको ये याद करके जाना है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऐसी एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 एएमयू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना होगा। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है किसकी? कैडमियम की। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है यहाँ पे, जिस कारण से सूरज में एनर्जी इतनी होती है, कहाँ सूरज बना। क्लियर हो गई ये चीज़ें, इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर से रिलेटेड आपको एक नंबर में 1-2 क्वेश्चन और दिख सकते हैं, वो टिक मार्क में नहीं होंगे, वो अलग से होंगे, मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें से, और क्वेश्चन भी इस टाइप के इजी होंगे। एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण है, द रीजन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसके अंदर एन टाइप वालों में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वो गति कर रहे होते हैं और धारा बनती है। ऐसी सेम यही क्वेश्चन पी टाइप के लिए बना देगा, तो कोटर लिख देना, होल्स, ठीक है, उनमें जो कोटर होते हैं होल्स होते हैं, जिस कारण से पी टाइप में विद्युत धारा चलती है। तो एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन, और अगर पी टाइप दिखा तो कोटर पे निशान। अब ये क्वेश्चन तो मस्ट है आप लोगों के जितने भी हैं। पी एन टाइप में अल्पसंख्यक वाहक यानी कि माइनॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप, तो कोटर हो जाएगा आपका। माइनॉरिटी कैरियर्स का मतलब होता है बहुत ही कम संख्या में जो होते हैं, तो देखो एन टाइप में कोटर होते हैं, याद रखना। और अगर पी टाइप में आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके। ऐसी बहुसंख्यक वाहक मेजॉरिटी कैरियर्स आपका एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में कोटर। तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के एमसीक्यू, जो मुझे लगता है पूरी बुक के मैंने आपको बताए। बुक सेकंड के ये थे और बुक फर्स्ट के मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। तो अब आपकी तैयारी इन क्वेश्चनों से आई होप थोड़ी अच्छी हो जाएगी और ढंग से आपको पेपर में काम करके आना है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए फटाफट से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं सॉरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनके न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो मैं आपकी फटाफट बनाने की कोशिश करता हूं और शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।